दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अध्याय राज्य का स्वरूप। इस वीडियो में हम क्रम से राज्य का भारतीय दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले राज्य के भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, राज्य का स्वरूप और राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो इंटरमीडिएट यानी इंटर, स्नातक, परास्नातक के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं राज्य के स्वरूप के अंतर्गत राज्य का भारतीय दृष्टिकोण। दोस्तों, वुडरो विल्सन, इनकी एक परिभाषा है कि पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित लोगों को राज्य कहते हैं। ये वुडरो विल्सन की परिभाषा है। तो पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित लोगों को राज्य कहा जाता है। और आप जानते हैं कि राज्य जो है ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। आइए राज्य के भारतीय दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं, यानी इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। दोस्तों, राज्य के विषय में प्राचीन भारतीय चिंतन में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारतीय चिंतन या राजनीतिक चिंतन के बारे में बताया गया है। इन ग्रंथों में मुख्य रूप से मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत का शांति पर्व और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, राज्य के कार्यक्षेत्र आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो इस संदर्भ में जब हम राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे राज्य के भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत, तो हम इनमें जिन मुख्य बिंदुओं को शामिल करेंगे उसमें ये है कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार क्या क्या दिए गए हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में, राज्य का स्वरूप कैसा बताया गया है और राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि राज्य के भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन से विचार प्रचलित रहे हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, मनुस्मृति, शुक्र नीति और महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राज्य से पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि जब राज्य नहीं था, यानी राज्य विहीन अवस्था में समाज में चारों ओर अन्याय, उत्पीड़न, भय और असुरक्षा का वातावरण था। बलवान या शक्तिशाली लोग निरंकुश थे और वे निर्बलों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। निर्बल लोग असुरक्षित थे और बलवानों के भय से इधर उधर छिपते फिरते थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए और निर्बलों के मन से असुरक्षा के भाव को दूर करने और बलवानों पर अंकुश लगाने के लिए स्वयं ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की थी। और ईश्वर की निर्मित होने के कारण राजा निरंकुश है, लेकिन धर्म और नैतिकता के बंधनों से वो मर्यादित है। राजा इंद्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी और कुबेर जैसे तात्विक गुणों से युक्त होता है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की उत्पत्ति का जो ये दृष्टिकोण मिलता है, इसे अगर पाश्चात्य चिंतन की दृष्टि से देखें तो राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रारंभिक समय में जब राज्य नहीं था तो उस समय अराजकता का वातावरण था। शक्तिशाली लोग निर्बलों को सताते थे और इनके अन्याय को रोकने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की थी। और राज्य जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया या बनाई गई संस्था है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके अंदर इंद्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी और कुबेर जैसे देवताओं के तात्विक गुण विद्यमान रहते हैं। एक तो ये हुआ कि ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत रहा। दूसरा जो है, भारतीय चिंतन में कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और राज्य की उत्पत्ति को एक सामाजिक समझौते का परिणाम माना है। ये समझौता शासक के और शासितों के बीच हुआ है। इसमें शासक के शासितों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं तो शासितों के शासक के विरुद्ध कुछ अधिकार भी हैं। प्रजा या शासितों द्वारा राजा को अपदस्थ कर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को शासक बनाने की शक्ति का प्रयोग ये व्यक्त करता है
कि कौटिल्य ने शासकीय शक्ति का अंतिम स्रोत जनता को माना है और जनता की सहमति को इस शासकीय शक्ति का आधार माना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, भारत में या राज्य के भारतीय दृष्टिकोण में जब हम पढ़ेंगे तो दो प्रकार की धारणाएं आती हैं। एक तो ये कि राज्य ईश्वर की कृति है या राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है न्याय और व्यवस्था स्थापित करने के लिए, और दूसरा कौटिल्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसमें उन्होंने समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है कि शासक यानी राजा और प्रजा के बीच समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये दो धारणाएं मानी गई हैं भारतीय चिंतन में राज्य के स्वरूप के बारे में। अब आइए देखते हैं राज्य का स्वरूप कैसा रहा है। तो प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के सावयवी यानी आंगिक रूप का वर्णन किया है और राज्य के 7 घटक या अंग माने हैं जिनको कि प्रकृति नाम दिया गया है। राज्य की 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं तो आप जानते हैं, स्वामी, आमात्य यानी मंत्री, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं जिनको राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और ऐसा वर्णन जो है भीष्म की स्मृति में है, इसके अलावा मनुस्मृति में है। फिर जो हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी राज्य को 7 प्रकृति युक्त माना गया है। स्वामी कौन है तो मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है और आप जान लीजिए कि स्वामी जो है ये शासक होता है या राज्य का प्रमुख होता है। ये नैतिक गुणों और प्रशासनिक क्षमता से युक्त एक कर्तव्यनिष्ठ राजा होता है और ये राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। शुक्र नीति और शांति पर्व में स्वामी के स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी प्रकृति मंत्री है यानी आमात्य। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार राज्य की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है बल्कि एक संस्थागत शक्ति है, इसलिए राजा इस शक्ति का प्रयोग संस्थागत रूप में ही कर सकता है और राज्य की शक्ति के संस्थागत रूप का नाम मंत्री परिषद है। राजा को ये चाहिए कि वो राज्य के दायित्वों के निर्वाह संबंधी प्रत्येक कार्य मंत्रियों के परामर्श के अनुसार करे और मंत्री पद पर सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करे। कौटिल्य ने मंत्री के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। तो ये राज्य की दूसरी प्रकृति या दूसरा घटक है। तीसरा घटक राज्य का है पुर। पुर का अर्थ राज्य की राजधानी होता है। मनु ने ऐसे क्षेत्र को राज्य की राजधानी बनाने का उल्लेख किया है जो भली भांति सुरक्षित हो, जिसमें दुर्ग भी हो यानी किला भी हो। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और शांति पर्व में दुर्ग को राज्य की प्रकृति का तीसरा अंग माना गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दुर्गों के कई प्रकार बताए गए हैं। धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग, और ये सभी राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। राज्य के स्वरूप के अंतर्गत जो 7वां घटक वो राष्ट्र है। तो भारतीय विचारकों ने एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उस पर निवास करने वाली जनता को राष्ट्र की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने इसके लिए जनपद शब्द और शांति पर्व में देश शब्द का प्रयोग किया गया है। जनपद की भौगोलिक स्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण इनकी रक्षा करना सुगम हो और जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। जनपद में सरोवर, नदियां, पर्वत और वन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो जनपद या राष्ट्र ये राज्य के स्वरूप में महत्वपूर्ण कारक है, ये ऐसी भूमि होनी चाहिए या लोगों को लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जो धन धान्य संपदा से परिपूर्ण हो, पानी की यानी जल की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो होने चाहिए ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 5वां अंग कोष है। कोष यानी राजकोष। तो राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को कोष का नाम दिया गया है। ये विचार व्यक्त किया गया है कि राज्य के पास पर्याप्त धन या कोष होने पर ही राजा प्रजा की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए विभिन्न कार्यों को संपादित कर सकेगा। 6वां अंग दंड है। तो दंड या सेना को भारतीय विचारक राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य मानते हैं। सेना पर सुरक्षा का दोहरा दायित्व होता है, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य सुरक्षा। मनु ने राजा से ये अपेक्षा की है कि वो राज्य की रक्षा के लिए सेना के सभी अंगों जैसे हाथी सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना आदि को सुदृढ़ रखे। राज्य का 7वां और
अंतिम आवश्यक तत्व मित्र है। तो भारतीय विचारकों ने मित्र को भी राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार राज्य को अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करना पड़ता है, इसलिए इन संबंधों के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए मित्र का होना बहुत जरूरी है। और राजा को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि उसके मित्र राज्यों की संख्या अधिकतम हो और शत्रु राज्यों की संख्या न्यूनतम हो। तो राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में भारतीय विचारकों ने कहा है कि प्रत्येक प्रकृति या प्रत्येक अंग का महत्व उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक है। इस प्रकार स्वामी यानी राजा को राज्य का शीर्षस्थ घटक माना जाना चाहिए। राजा द्वारा सर्वाधिक महत्व मंत्री को दिया जाना चाहिए। राजा और मंत्री द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अन्य प्रकृतियों या अंगों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए मनु ने ये माना है कि किसी समय विशेष में किसी कार्य विशेष के निष्पादन में जिस प्रकृति विशेष की भूमिका हो उस समय विशेष में वो प्रकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। तो इसमें देखिए हमने राज्य के भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार के साथ राज्य के स्वरूप के बारे में जाना और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना गया है, जिसको कि मनु, शांति पर्व, इसके अलावा कौटिल्य आदि में, शुक्र नीतिसार आदि में इसका वर्णन है कि राज्य के 7 आवश्यक तत्व हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। अब आइए देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो राज्य के कार्य क्षेत्र का वर्णन प्राचीन भारतीय विचारकों ने किया है। राज्य के कर्तव्यों में मनु ने प्रजा का रक्षण, प्रजा का पालन और धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह माना है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राज्य के जो प्रमुख कर्तव्य हैं उनमें सबसे पहला है प्रजा की रक्षा। ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार प्रजा की रक्षा वास्तविक रूप में राज्य के अस्तित्व का आधार है, क्योंकि प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की है। प्रजा की रक्षा के इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए राज्य को आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही राज्य को अपराधियों और सामाजिक कंटकों से प्रजा की रक्षा करना चाहिए। उसे अनाचार, चोरी, डकैती आदि अपराधों को रोकने के लिए अपनी दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और मनु के अनुसार प्रजा रक्षण का कार्य करने वाले राजा के सुखों में वृद्धि होती है, लेकिन इन कार्यों की उपेक्षा करने से प्रजा दुखी होती है और राजा का नाश होता है। तो राज्य का पहला कार्य प्रजा की रक्षा है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रजा पालन है। तो मनुस्मृति, शांति पर्व, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र में प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। राज्य द्वारा प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थापना को मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। और मनु के ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि अप्राप्त धन और भूमि को प्राप्त करे, यानी जो प्राप्त नहीं हुई हो, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे और रक्षित की वृद्धि करे, होने वाली वृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। ये राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रजा पालन के दायित्व की पूर्ति के लिए मनु ने राज्य के अनेक दायित्वों की पूर्ति को आवश्यक माना है। जैसे कृषि की उन्नति में मदद देना राज्य का कार्य है। कृषि के लिए सिंचाई के साधनों का प्रबंध करना, व्यापार की उन्नति में मदद देना, यातायात के मार्गों का विकास करना, इन्हें लुटेरों से सुरक्षित रखना, नाप तौल के बाटों का निरीक्षण करना, मूल्यों का नियंत्रण करना, मिलावट को रोकना, अनाथ बालकों और असहाय व्यक्तियों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना। इसके अलावा असहाय और रोगी स्त्रियों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, पाठशाला, देवालय, औषधालय और धर्मशालाओं का निर्माण करना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ब्राह्मणों का सम्मान करना और दान आदि के द्वारा उनकी आर्थिक सहायता करना, समाज कंटक, धूर्त, ठग और जुआरियों और रिश्वतखोर कर्मचारियों आदि को दंडित करना, ये राज्य के प्रमुख कार्य क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो प्राचीन काल के भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने एक और महत्वपूर्ण कार्य माना है अर्थव्यवस्था का नियमन।
अगर हम देखेंगे कि राज्य के कार्यक्षेत्र में जो चीज़ें शामिल हैं वो तब भी वही थी, थोड़ा थोड़ा उनका स्वरूप बदल गया है। अर्थव्यवस्था का नियमन तो वैदिक परंपरा के अनुसार धर्म के बाद अर्थ को महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है और इसमें प्रजा और स्वयं राजा को धन का उपार्जन धर्म के अनुसार करने की सलाह दी गई है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है और राजा प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे, प्रजा की संपत्ति और समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा करे। और मनु ने राजा को ये परामर्श दिया है कि वो प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर ग्रहण करे और प्रजा पर करों का अनावश्यक बोझ न ला दे। इसके अतिरिक्त मनु ने राजा से ये अपेक्षा की है कि वो व्यापारियों के हितों की रक्षा करे, साथ ही साथ व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक अपराध जैसे मिलावट, अधिक मूल्य और कम तोलना आदि से प्रजा की रक्षा करे। तो राज्य के कार्यक्षेत्र में अर्थव्यवस्था का नियमन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। तो प्राचीन भारतीय विचारकों ने सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह और नियमन राज्य के कर्तव्य के रूप में माना है। राज्य प्रत्येक वर्ण द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्य पालन को सुनिश्चित करे। धर्म को सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार मानते हुए मनुस्मृति में समाज के सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की गई है कि वे स्वधर्म का पालन करें। साथ ही शासक से अपनी दंड नीति की अपेक्षा की गई है ताकि सभी व्यक्ति स्वधर्म का पालन के लिए बाध्य हों। उसके अनुसार यदि विभिन्न वर्णों के सदस्य निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगी और समस्त आश्रमों की रक्षा को राज्य का दायित्व माना जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था में मुख्य रूप से धर्म का पालन, राजा के जो कर्तव्य हैं उनका पालन, प्रजा के राज्य के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। और इन नियमों का या सामाजिक व्यवस्था का जो लोग निर्वाह नहीं करते हैं, जैसे जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अपने अपने वर्ण के अनुसार अगर कार्य नहीं करते हैं तो इस व्यवस्था को बनाने का कार्य राज्य का है। साथ ही साथ गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की रक्षा करने का भी दायित्व राज्य का माना गया है। इसके अलावा न्याय की व्यवस्था तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ हैं, मनुस्मृति, शांति पर्व, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र में न्याय की स्थापना को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है और इसे राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। क्योंकि यदि समाज में जो अन्याय है उसका निराकरण करने के लिए अगर ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है, संसार में निष्पाप लोगों की संख्या बहुत कम होती है। व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ मोह से वशीभूत होकर अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को छीनने लगता है और अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने लगता है। मनु के अनुसार राज्य की दंड शक्ति जो होती है दुष्टों को भयभीत रखती है, सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करती है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाती है और अपने इस दायित्व के पालन के द्वारा राज्य समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की व्यवस्था करती है। अपराध और दंड का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है मनुस्मृति में और राजा को ये निर्देश दिया गया है कि वो स्वयं न्याय का कार्य करे। तो न्याय की व्यवस्था करना ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र माना गया है। छठा है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। तो राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए प्राचीन भारतीय विचारकों ने एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। राजा को परामर्श दिया है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों और अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे और क्या ये व्यवस्था करे, क्या व्यवस्था कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें, शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित न करें और प्रशासन के विभिन्न पदों पर राजा, गुणी, चरित्रवान और राजभक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करें और गुप्तचरों के माध्यम से उनके आचरण का परीक्षण करते रहे। भ्रष्ट और प्रजापीड़क अधिकारियों को राजा द्वारा दंडित किया जाए। तो ये व्यवस्था आज भी है। प्रशासनिक व्यवस्था या किसी भी राज्य के संचालन के लिए उचित और योग्य तथा जो है सक्षम प्रशासनिक मशीनरी का होना आवश्यक है और ये आज भी उतना ही आवश्यक है जितना प्राचीन भारतीय राज्यों में था। इसके अलावा राज्य के कार्यक्षेत्र में अंतर्राज्य संबंधों का संचालन या वैदेशिक संबंधों के संचालन को भी महत्वपूर्ण माना गया है और प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए विदेश नीति के विवेकपूर्ण संचालन पर बल दिया है।
मनुस्मृति के अनुसार मनु कहते हैं अंतर्राज्यीय संबंधों में कुशल संचालन द्वारा राजा राज्य को अनावश्यक आक्रमण से बचाता है। अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध निर्वाह के संबंध में मनु ने शासक को यह परामर्श दिया है कि वो इस तरह से प्रयत्न करे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके मित्र राज्यों की संख्या अधिकतम हो, शत्रु राज्यों की संख्या न्यूनतम हो। लेकिन राष्ट्रों के संबंधों के संचालन के लिए मनु ने इसके सैद्धांतिक आयाम के रूप में राज्य द्वारा मंडल सिद्धांत, षड्गुणीय नीति और उपायों के पालन का सुझाव दिया है और विदेश संबंधों के व्यवहारिक पक्ष के रूप में प्रभावी दूत और गुप्तचर व्यवस्था के संचालन को आवश्यक माना है। तो आप देखिए, क्योंकि कोई भी देश जो है अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने बल पर नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने रणनीतिक लाभ के लिए। तो ये जो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय और वैदेशिक संबंध जितने महत्वपूर्ण हैं, वो प्राचीन काल में भी उतने ही महत्वपूर्ण थे राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा राज्य के कार्यक्षेत्र में कृषि और व्यापार की व्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत में राज्य के लिए व्यापार और कृषि का महत्व दर्शाया गया है। राज्य का कर्तव्य ये है कि वो रक्षित राज्य के व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए सचेत रहे। राज्य का कोष और सेना कृषि और व्यापार की समृद्धि पर निर्भर है। जो राज्य व्यापार की दृष्टि से संपन्न होता है उसे भय नहीं रहता। जिस राज्य में व्यापार पर संकट रहता है वो राज्य निंदा के योग्य है और कृषि कार्यों के लिए जलाशय आदि का निर्माण करना राज्य का कर्तव्य है। तो आज का समय अगर देखें उस प्राचीन भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो आज के समय में जो आर्थिक तत्व हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। किसी भी राष्ट्र के सफल संचालन के लिए अर्थव्यवस्था का उन्नत और समृद्ध होना जरूरी है और ये कृषि और व्यापार की उन्नति से सीधे तौर पर जुड़ा है। 9वां राज्य का कार्यक्षेत्र है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। तो शुक्र और कौटिल्य के अनुसार एक राज्य को अन्य राज्यों के साथ जो संबंध हैं उनका अच्छे से निर्वाह करना जरूरी है और राज्य के लिए ये जरूरी है कि वो परराष्ट्र संबंधों को इस तरह से संचालित करे कि राष्ट्रीय हित और प्रजा के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। राजा से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अंतर्राज्य संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करे, राज्य को अनावश्यक युद्धों से बचाए और इसके लिए शुक्र नीतिसार में शुक्र ने राजा द्वारा कुछ नीतियों और उपायों का पालन किया जाना जरूरी माना है ताकि अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छे और मधुर संबंध बन सकें और प्रजा की रक्षा भी हो सके। इसके अलावा देखिए, राज्य के कार्यक्षेत्र में शिक्षा संबंधी कार्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्र ने राज्य के दायित्वों में शिक्षा के प्रसार को शामिल किया है और कहा है कि राज्य योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्त करे। विद्या और कला में पारंगत व्यक्तियों को राज्य द्वारा सम्मानित किया जाए और राज्य विद्याओं और कलाओं की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। राज्य के प्रतिष्ठित गुणवान व्यक्ति, तपस्वी, विद्वान, ज्योतिषी, मंत्र तंत्रवेत्ता, चिकित्सक आदि के भरण पोषण की व्यवस्था करे और उनके लिए मासिक या वार्षिक वृत्ति की व्यवस्था करे। तो शिक्षा के संबंध में जो है उसके विकास के लिए जो कार्य है वो राज्य के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में शामिल है। तो इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राज्य के विस्तृत और बृहद कार्यों का उल्लेख करते हुए अंत में एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्वीकार किया गया है, ताकि राजा और प्रजा के संबंध इस तरह से हैं कि राजा अपने कर्तव्यों और दायित्वों का इस तरह से निर्वाह करे कि प्रजाजनों के हितों की वृद्धि हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, उनका शोषण न हो और अन्य राष्ट्रों से भी उनकी रक्षा हो सके। तो ये सभी राज्य के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में शामिल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने राज्य के स्वरूप के अंतर्गत भारतीय दृष्टिकोण जो राज्य का है उसके बारे में जाना और इसमें हमने जाना कि राज्य का भारतीय दृष्टिकोण जो है उसमें राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो विचार हैं वो क्या हैं, राज्य का स्वरूप कैसा है और राज्य का कार्य क्षेत्र कैसा है। तो अब अगले वीडियो में हम राज्य के कार्य क्षेत्र के या राज्य के स्वरूप के उदारवादी दृष्टिकोण, उसके कार्य स्वरूप और उदारवादी राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में आगे के वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
इस वीडियो में आपने जो तथ्य पढ़े हैं, जो जानकारी पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हमने अन्य भारतीय चिंतकों के बारे में, जब हम कौटिल्य और मनु के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया, लेकिन ये राज्य के स्वरूप से संबंधित वीडियो था, इसलिए इस वीडियो को भी हमने इसमें शामिल किया। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हों उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही से अटेम्प्ट कर सकें और सही सही उत्तर लिख सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।